हेलो स्टूडेंट्स, हमने एडवर्टाइजिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू किया हुआ था क्लास के अंदर। और एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है एडवर्टाइजिंग का, क्या डेफिनेशन है, फीचर्स क्या क्या हैं, फंक्शंस हमने प्राइमरी सेकेंडरी और सोशल फंक्शंस पढ़े थे एडवर्टाइजिंग के। और हमने उसके बाद की एक अच्छी एडवर्टीज़मेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो कंज्यूमर के लिए क्या ज़रूरी है, और हम मैसेज किस तरह का होना चाहिए, और एडवर्टाइजिंग कॉपी हमारी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और कैसे स्कोप जो है एडवर्टाइजिंग का हमारा एक्सपेंड हुआ है ओवर द ईयर्स, हमने ये सब पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, स्ट्रक्चर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का क्या है, मतलब कौन कौन से जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के। तो इसके अंदर जैसे हमने एडवर्टाइज़र होता है, बायर होता है, एड एजेंसी होती है, मीडिया होता है, प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट है, मिडल मैन है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं एडवर्टाइजिंग जब हम करते हैं उसके अंदर। तो इसके बारे में पढ़ा। और लास्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एडवर्टाइजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को की एडवर्टाइजिंग करने के लिए क्या होना चाहिए फीचर्स उसके अंदर, तभी हम उसकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जैसे उसका ब्रांड नेम होना चाहिए, मार्केट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इमोशनल मोटिव होना चाहिए बाय करने का, प्रोडक्ट कुछ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, मतलब आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होना चाहिए ताकि आप उसके बारे में कुछ बता सको, और डिमांड क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी कि तभी एडवर्टाइजिंग करने का फ़ायदा होगा या पॉसिबल होगी एडवर्टाइजिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एडवर्टाइजिंग एज अ टूल ऑफ मार्केटिंग, कि एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग का। सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग को एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है, और जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर्स तक जब हमने अपनी बात पहुंचानी है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा साधन एडवर्टाइजिंग होती है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स जो है वो हमारा 4 पीस से मिलकर जो है वो बना है। जैसे आपने पहले भी फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में इसके बारे में पढ़ा है। तो वो कौन से पी हैं, प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है और प्राइस। तो हमारा जो एडवर्टाइजिंग है वो प्रमोशन मिक्स का हिस्सा है। तो प्रमोशन मिक्स में यानी कि बाकी चीज़ें भी आती होंगी। तो वो क्या क्या हैं देखो, पहला तो एडवर्टाइजिंग ही है, दूसरा फिर पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन है, और इंटरएक्टिव या फिर इंटरनेट मार्केटिंग आप कह सकते हैं। तो प्रमोशन मिक्स के ये सभी हिस्से हैं। हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले रहता है इन बाकी जो मार्केटिंग मिक्स के हिस्से हैं उनके साथ, क्या कैसे जो है इंटरेक्शन रहता है एडवर्टाइजिंग का, या क्या इंटर रिलेशनशिप है इनकी, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि देखो जो आपने जिस चीज़ की ऐड करनी है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केटिंग मिक्स की ज़रूरत ही क्या रहेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का होना, या फिर सर्विस कुछ भी हो इनमें से, तो वो है। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बता रहा है एडवर्टाइजिंग से संबंध रखते हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट है, मतलब आपका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो सकता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है कौन सा होता है, जिसको कि जिसने कंज्यूम करना है या फिर रीसेल के लिए नहीं खरीदता जब कंज्यूमर उसको, तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है। और जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है वो जो है इंडस्ट्री खरीदती है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। एडवर्टाइजिंग जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है आपका या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट की ज़्यादा ऐड की जाती है हमेशा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा ऐड नहीं की जाती। ज़्यादातर पर्सनल सेलिंग के थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो बेचे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पर है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है मार्केटिंग के अंदर कि इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ये 4 स्टेजेस बेसिकली होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर। तो अब हम हर एक स्टेज पर एक जैसी एडवर्टीजमेंट नहीं करते। जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज है सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हम वहाँ पर करते हैं, क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पज़ क्या था हमारा,
अवेयर करना लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही हमें, तो इसलिए स्टेजेस के हिसाब से, जो स्टेज है उसके हिसाब से ही आप जो है एडवर्टीज़मेंट करोगे। जैसे ग्रोथ और मैच्योरिटी की जो स्टेज है वहाँ पर जो है परसुएड करना आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप ऐड करेंगे, रिपीटेड एड्स जो है वो करते रहेंगे, इस ताकि आपके ही ब्रांड को प्रेफर करें और एक इमेज जो है आपके ब्रांड की बन जाए। और लास्ट स्टेज जो है डिक्लाइन स्टेज, वहाँ पर क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है तो हम यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट का खर्चा भी नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कम एक्सपेंस थोड़ा एडवर्टीज़मेंट पर हम करेंगे। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब एडवर्टीज़मेंट की बात आती है। देखिए क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है तो आप क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग जब आप कर रहे हो तो वहाँ पर हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस, लॉन्ग लाइफ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ये चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो फिर अपनी एडवर्टीज़मेंट में। और आप अपील क्या दोगे वहाँ पर, रैशनल अपील दोगे, क्योंकि क्वालिटी की जब हम बात करते हैं कि तो ये चीज़ है ना कि आप अगर दिमाग लगाओगे तो आप अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट खरीदो। तो अगर हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है ना तो हम उसी चीज़ को हाईलाइट करें एडवर्टीज़मेंट के अंदर, तो रैशनल अपील के साथ हम एडवर्टीज़मेंट करें, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई नाम दे दिया, कोई टर्म दे दी, कोई साइन, सिंबल, जो आपकी बिजनेस यूनिट जो है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करती है, वही हमारी ब्रांडिंग होती है। तो ये जो ब्रांड, जैसे हमने एडवर्टाइजेबिलिटी में भी पढ़ा था कि ब्रांड नेम होना या फिर कोई सिंबल, साइन होना ज़रूरी है एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो आप क्या बताओगे कौन सा प्रोडक्ट। अब आप ये कहो कि साबुन खरीदो, तो साबुन तो मतलब ढेर सारी आती है मार्केट में, तो कौन सी आप बेच रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ब्रांडिंग होनी ज़रूरी है। अनब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऐड आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये है, और इससे फिर ब्रांड को पॉपुलर करने में एडवर्टीज़मेंट जो है रोल प्ले करती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये हो जाता है। ये है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटिंग मिक्स में। अब जो है डिपेंड करता है ये कि किस तरह का आपका प्रोडक्ट है उस पर, और कैसे आप उसको बेच रहे हो उस पर। जैसे कि कोई आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है और वहाँ पर सेल्फ सर्विस के थ्रू आप प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो, तो वहाँ क्या होगा कि पैकेजिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखो अट्रैक्टिव पैकेजिंग दिखेगी तो कस्टमर को खुद उठाना है ना प्रोडक्ट, तो वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स के और उसका हाथ ऑब्वियसली पहले जाएगा। और जो है जितनी अच्छी इम्प्रेसिव आप जो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे और उसके ऊपर जो लिखना है, क्योंकि वो अपने आप में पैकेजिंग के ऊपर जो सब कुछ लिखा हुआ है वो एडवर्टीजमेंट है, तो इसलिए वहाँ पर क्योंकि आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो इसलिए पैकेजिंग का क्या कलर, क्या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर दे रहे हो, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में वो एक रोल प्ले करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है कि रैंक क्या है या किस पोजीशन पर आपका प्रोडक्ट कस्टमर देखता है या अपने माइंड में सोचता है, क्या परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर है उसकी। तो यहाँ पर क्या कहता है, जो एडवर्टाइज देखने में आता है कि जो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर जो है उसको हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है उसकी पोजीशनिंग जो है, क्योंकि बार बार ऑडियो के थ्रू लगा लो या ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू लगा लो, प्रिंट एड्स के थ्रू लगा लो, जब बार बार वो प्रोडक्ट उसको दिखता रहेगा तो क्या होता है कि वो एक पोजीशनिंग उसके दिमाग में प्रोडक्ट की हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले एडवर्टाइजिंग के लिए करती है। तो ये तो था प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजिंग। इसके बाद अब एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस जो है वो क्या होता है कि जो मनी वैल्यू कंज्यूमर पे करता है प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करने के लिए, जो अब यहाँ पर कितना प्राइस रखा जाए प्रोडक्ट का, वो तो डिफरेंट मार्केटर्स पर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि लेकिन आपका प्राइस आपने रखा क्या है वो
एडवर्टीज़मेंट में बड़ा रोल प्ले करता है कि जैसे अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप एडवर्टीज़मेंट कैसे करोगे उसकी कि हम जो है आप ये नहीं कहोगे कि आपका प्राइस तो दूसरों से ज़्यादा है, ये तो आपने बताना नहीं है। आप ये क्या कहेंगे उस टाइम पर कि हाई स्टेटस है हमारे प्रोडक्ट का, कंफर्ट अपील दोगे आप, प्राइड अपील दोगे, तो उन लोगों को थोड़ा सा यूँ महसूस हो कि भाई हम पैसे पे कर रहे हैं बट हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो वो चीज़ उनको आप एडवर्टीज़मेंट में बताएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस है लो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो आप फिर इमोशनल अपील और इकोनॉमी कि भाई हम तो सस्ता बेचते हैं, देखो क्वालिटी हमारी अच्छी है, तो इस तरीके से आप एडवर्टीज़मेंट करोगे। तो प्राइस का रोल प्ले यहाँ पर है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कौन लोग आ जाते हैं यहाँ पर, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ये सब आ जाएंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं। पहला तो ये कि एडवर्टीज़मेंट किए हुए प्रोडक्ट को बेचना क्योंकि आसान होता है, तो मिडल मैन जो भी है इस चैनल में कोई भी हो, वो अट्रैक्ट होता है उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो कि एडवर्टीज़मेंट जिनकी हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो जिन प्रोडक्ट्स की अगर आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करके जो आपको जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आप पहुँचा दो, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो है हर जगह पर वो अवेलेबल करवाओ, और आप एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए ये बता सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है कि आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो 2 चीज़ें, एक तो एडवर्टीज़मेंट से क्या हुआ कि जो मिडलमैन है वो अट्रैक्ट हो गया, दूसरा आपने कंज्यूमर को अवेयर कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन से इस तरीके से संबंध रखता है एडवर्टीज़मेंट, या ऐसे इफेक्ट करता है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल टूल्स, कि जो बाकी प्रमोशनल टूल्स है, प्रमोशन मिक्स के बाकी और भी हिस्से थे ना, क्या क्या थे। एक तो एडवर्टाइजिंग खुद है ही, इसके अलावा सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये सब भी जो है प्रमोशन मिक्स का हिस्सा होते हैं। तो इन बाकियों में क्या रोल प्ले करता है, तो हम 1-2 का देख लेते हैं। जैसे कि पर्सनल सेलिंग है। देखो, जिस प्रोडक्ट की ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ऑब्वियस है ये कि सेल्स पर्सन को उसको बेचना पर्सनल सेलिंग के थ्रू बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट का नाम एटलीस्ट, क्या यूज़ है इसका एटलीस्ट, ये उसको एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पता लग चुका है। अब तो जस्ट उसको बेचना है, तो मतलब बताना तो नहीं ना सब कुछ शुरू से कि ये ब्रांड है, हम ऐसे आए हैं, नया है, ये है, वो है, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कस्टमर है वो ऑलरेडी अवेयर है इसके बारे में। तो ये है। दूसरा सेल्स प्रमोशन है। जैसे कि सेल्स प्रमोशन आप क्या करते हो कि जैसे स्कीम्स निकालते हो कि 50% डिस्काउंट आ गया है, या फिर आप कूपन दे रहे हो कोई, ये सेल्स प्रमोशन के तरीके हैं कि कोई स्कीम्स आप निकाल रहे हो। लेकिन एडवर्टीज़मेंट का क्या रोल प्ले है यहाँ पर कि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप बता सकते हो ये चीज़ कि हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो स्कीम देना तो सेल्स प्रमोशन है, लेकिन वो पता भी लग जाए लोगों को, वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप बता सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि बाकी प्रमोशनल टूल्स के साथ भी एडवर्टाइजिंग का जो है रिलेशनशिप रहता है। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड कॉम्पिटिशन। जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो आज के टाइम पर अगर बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा अब हो चुका है, और जो अगर मार्केटर फेस करना चाहता है कंपटीशन को, तो जो है उसको पॉपुलर करना होगा अपने ब्रांड को, ब्रांड की एक इमेज जो है वो डेवलप करनी होगी, ब्रांड इक्विटी डेवलप करनी होगी, और वो एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए इफ़ेक्टिवली पॉसिबल है, ठीक है। ये इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि अपनी जो बड़ी मार्केट है आपकी, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, सब डिवाइड कर लेना। उसको किस बेसिस पर कर सकते हैं, जैसे इनकम के बेस पर कर सकते हैं, एज के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, सेक्स के बेस पर, ऑक्यूपेशन के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, फैमिली साइज़ के बेस पर। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर आप डिफरेंट जो है पार्ट्स बना सकते हो अपनी मार्केटिंग के। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका जो मार्केट सेगमेंट है जो आप चूज़ कर रहे हो एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, वो बड़ा है, छोटा है। तो अगर मान लो मार्केट सेगमेंट है बड़ा, तो वहाँ पर क्या होगा कि एडवर्टीज़मेंट करना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक जब बात पहुँचानी हो तभी एडवर्टीज़मेंट करने का ज़्यादा फ़ायदा है, अदरवाइज़ फालतू का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। अब सेगमेंट में भी
अगर आपके किड्स वाला सेगमेंट ले रहे हैं आप, तो कहाँ पर ऐड करना ज़्यादा ठीक रहेगा? टेलीविज़न में ऐड करना, क्योंकि बच्चे टीवी देखते हैं। और दूसरी बात क्या कि टेलीविज़न में भी ऐड करना कहाँ पर, कौन से चैनल पर? ऑब्वियसली सास बहू सीरियल्स तो देखेंगे नहीं बच्चे, क्या देखेंगे? कार्टून नेटवर्क देखेंगे, पोगो वगैरह जो ये चैनल्स हैं ये देखेंगे, कार्टून से रिलेटेड जो चैनल है, तो वहाँ पर ऐड करना ठीक रहेगा। तो ऐड मीडिया का सिलेक्शन करना भी यहाँ पर जो है पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप एल्डर पर्सनस के लिए ऐड कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वहीं पर आप ऐड कर दो। तो ये चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल जो है एडवर्टाइजिंग के यहाँ पर रहता है। तो ये था। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है रीसेंट ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। ये लास्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से। इसके बाद कोई एक दो छोटा सा पॉइंट होगा। देखो क्या है रीसेंट ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। ओवर द ईयर्स क्या बदलाव आया है या क्या ट्रेंड चल रहा है एडवर्टाइजिंग का, उसके बारे में ये पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर आता है इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग बजट। आप देखोगे कि पहले कंपनीज जो थी वो बहुत ज़्यादा खर्च एडवर्टीज़मेंट पर नहीं करती थी। अब पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा खर्च जो है वो एडवर्टीज़मेंट पर होने लग गया है। तो एड बजट जो है वो बढ़ गया है अब, ठीक है, क्योंकि ब्रांड इक्विटी क्रिएट होती है, ब्रांड इमेज एक क्रिएट होती है और उससे फ़ायदा मिलता है कंपनीज़ को, इसलिए एड बजट उन्होंने बढ़ा लिया है। यह है। इसके बाद है इमरजेंस ऑफ न्यू मीडिया। नया मीडिया भी इमर्ज हो चुका है। जैसे पहले क्या होता था कि पेपर पर या पैम्फलेट्स के ज़रिए या फिर जो है साइन बोर्ड्स तो होते थे, बट वो डिजिटल नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, तो ऑनलाइन एड्स नहीं आती थी। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर हो गई हैं। नए जो है साधन हमें मिल गए हैं ऐड करने के लिए, तो ये इमरजेंस हुई है। इसके बाद है इंक्रीजिंग सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग। सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या है कि जब कोई पर्सन जिसको कि हम एडमायर करते हैं, सेलिब्रिटीज़ जैसे होते हैं, किसी का कोई फेवरेट हीरो होता है या हीरोइन होती है या कोई भी पब्लिक फिगर किसी का फेवरेट होता है, तो अब अगर वो फिगर हमें कुछ बताएगा, कुछ कहेगा कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पर्सन हमारा फेवरेट है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग बड़ी है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, पॉपुलर मॉडल्स जो हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स के जो विनर्स होते हैं, वो ये सब को कंपनीज जो है अपने ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है और उनके थ्रू जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है। तो ये ट्रेंड बड़ा है। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एडवर्टीजमेंट की टेक्निकली जो एड्स हैं वो सुपीरियर हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। क्योंकि देखो क्या हुआ है इससे कि अगर हम बात करें मीडिया की, जैसे टेलीविज़न के थ्रू ऑडियो और विजुअल जहाँ पर यूज़ होते हैं, तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो चुकी है। अब नए नए कैमराज आ गए हैं, साउंड सिस्टम अच्छा हो गया है, कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग हो जाती है, तो इस वजह से एड की क्वालिटी बढ़िया हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंट की, तो अब साइन बोर्ड्स भी डिजिटल हो गए हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी लेकर आती हैं। यह इसके बाद है चेंजिंग रोल ऑफ विमेन इन एडवर्टाइजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विमेन का जो रोल है वो चेंज हुआ है एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर। पहले जब ऐड देखोगे अगर आप पुरानी, तो विमेन का जो एक रोल होता था वो सबमिसिव टाइप होता था कि बहुत ही ज़्यादा उसको वीक दिखाते थे, डिपेंडेंट दिखाते थे, एक जस्ट सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यूज़ किया जाता था एड्स के अंदर, और जो है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप देखेंगे एड्स में चेंज कि अब जो है विमेन को ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट दिखाया जाता है, करियर ओरिएंटेड दिखाया जाता है, बोल्ड दिखाया जाता है, इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है एड्स के अंदर, और उसको सिर्फ यूँ सेक्स अपील के रूप में ही यूज़ नहीं किया जाता है। तो चेंज जो है ये विमेन के रोल में चेंज काफ़ी ज़्यादा आया है। तो ये वैसे ही नहीं आया है, वैसे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, बट अभी के लिए इतना ही सुन लें आप कि चेंज हुआ है। इसके बाद है चेंज इन स्टीरियोटाइपिंग कन्वेंशंस।
कन्वेंशनल जो रोल प्ले रहा या फिर जो आप कह सकते हो कि स्टीरियोटाइपिंग जो हो गई थी एड्स के अंदर, वो भी कम हुई है। वो कैसे? जैसे कि एक पहला एग्जांपल तो ये विमेन वाला ही है कि आप सिर्फ उसको कमज़ोर दिखाते हो और जो है सेक्स अपील के रूप में ही उसको यूज़ करते हो, आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हो। तो वो एक स्टीरियोटाइप हो गया था कि लड़की को दिखाना है ऐड में, और ताकि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो इस तरीके से। अब नहीं है ये। क्या कर रहे हैं अब कि उसको कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दिखा रहे हैं, हाईली एजुकेटेड दिखा रहे हैं, इंटेलिजेंट दिखाते हैं लड़कियों को, जिससे कि वो एक स्टीरियोटाइपिंग जो है वो नहीं रही या टूट गया है एक वो रोल प्ले, ये है। इसके अलावा मेन की अगर बात करें, इसी पॉइंट के अंदर अगर मेन की बात करें तो आदमी को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड हर डिसीज़न जैसे आदमी ले रहा है, अगर हम घर की बात करें उसके अंदर, तो इस तरीके से एड्स में दिखाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि मेन को भी हम ये देखते हैं एड्स के अंदर कि घर के कामों में इन्वॉल्व दिखाया जाता है। चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स की एड में मतलब विमेन को ही नहीं, मेन को भी दिखाया जाता है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के भी स्टीरियोटाइपिंग टूटी है। बच्चों को पहले सिर्फ वो जैसे मतलब खिलौनों के साथ खेलते हुए और इस तरीके से दिखाया जाता था, लेकिन अब जो है बच्चों को ओपिनियन मेकर्स के रूप में दिखाया जाने लगा है। तो स्टीरियोटाइपिंग हर एक कंडीशन में, चाहे वो विमेन का रोल प्ले हो, मेन का हो या बच्चों का हो, उसमें यहाँ पर ख़त्म हुआ है एड्स के अंदर। कुछ एक अब भी आती हैं बट इतना ज़्यादा नहीं है ये है। इसके बाद है मोर क्रिएटिविटी। अब देखिए एडवर्टाइजिंग जो है अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है। तो एड एजेंसीज़ जो हैं वो एड्स करती हैं जिनका काम सिर्फ एड बनाना ही और उससे प्रेजेंट करना ही है। तो अब यहाँ पर वो हर बारी यूनिक और ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ जो है एड्स बनाते हैं अपने टारगेट ग्रुप के लिए। तो इसलिए वो एक इंटरेस्टिंग एड बनती है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एड्स जो है आजकल बन रही हैं, ये देखने में आया। इसके बाद है मोर यूज़ ऑफ इमोशनल अपील्स। ये बढ़ा है इमोशनल अपील्स का जो यूज़ है, एडवर्टाइज़र्स जो हैं वो अब ज़्यादा करने लगे हैं रैशनल अपील के साथ साथ, ठीक है। तो वो यहाँ पर बताता है। इसके बाद है इंक्रीज इन नॉन कमर्शियल एड्स, कि अब पहले क्या आता था सिर्फ कि कमर्शियल एड्स ही ज़्यादा आती थी कि प्रोडक्ट बनाया हमने, ये हमने बेचना है, उसी की ऐड आती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है आइडियाज़ की भी ऐड आती हैं और जो है सोशल इश्यूज़ की भी ऐड आती हैं, जैसे कि फ़ीमेल फिटिसाइड की ऐड हम देखते रहते हैं, ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड एड्स हैं, डावरी से रिलेटेड हैं, गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड है, अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। तो दिवाली के दिनों में जैसे कि फायर क्रैकर्स को जो है आपको नुकसान करेंगे, आप मत जलाइए, इस तरीके की एड्स भी जो हैं वो अब आ रही हैं। तो ये चीज़ है, नॉन कमर्शियल एड्स भी बढ़ी हैं। इसके बाद है इंक्रीजिंग रोल ऑफ एड एजेंसीज़। एड एजेंसीज़ का रोल प्ले बड़ा है क्योंकि ये स्पेशलाइज सर्विसेज देती हैं ऐड को डेवलप करना, प्रिपेयर करना और जो है प्लेस करना है एडवर्टीजमेंट्स को, ये सब काम क्योंकि एड एजेंसी कर देती है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है कि इसका रोल प्ले बढ़ गया है क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा है और जो बना रहा है प्रोडक्ट को या सर्विस को बेच रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ये सारा काम भी कर ले। तो एड एजेंसीज़ का रोल प्ले यहाँ पर बड़ा है, ये है। इसके बाद है इंक्रीज इन रीजनल लैंग्वेज एडवर्टीजमेंट, ये बहुत बड़ा है। आप देखते होंगे टीवी के अंदर ज़्यादातर मैंने कई बार ही देखा है कि एड्स जो हैं अब रीजनल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा आने लगी है। पहले एड्स आती थी हिंदी में, हमारे देश की अगर बात करें, या फिर इंग्लिश में, ठीक है। अब क्या हुआ है कि एड्स जो हैं वो रीजनल लैंग्वेज में, कि मैंने बहुत बारी एड्स देखी है पंजाबी में एड्स आ रही होती हैं। तो अलग अलग जो स्टेट हैं वो उनके हिसाब से क्या है कि एडवर्टीज़मेंट उनकी भाषा में, क्योंकि अपनी भाषा में चीज़ हमेशा जल्दी से समझ में आ जाती है, तो इसलिए क्या है कि ये देखा मार्केटर्स ने और ये किया कि उनकी भाषा में ही उनको जो है एड्स बनानी शुरू करी उन टारगेट कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो ये है। तो ब्रांड एम्बेसडर भी ज़्यादातर क्या किया फिर कि उसी एरिया से जो पर्सन पॉपुलर है उसी को ही ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, ये चीज़ें भी कर रहे हैं, ठीक है। ये है। इसके बाद आता है फास्टर एड मोर्टेलिटी। अब एड की जो लाइफ की अगर बात करें
तो ये कम हो गई है। कैसे कि पहले एक ऐड बनती थी वो 2-3 साल तक दिखाते रहते थे, टीवी पर हो चाहे उसमें प्रिंट मीडिया में हो, जैसे भी। लेकिन अब जो है ऐड की लाइफ सिर्फ 6 से 7 महीने 8 महीने ही रह गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बस। तभी जो है उसी प्रोडक्ट की नई ऐड आ जाती है, ठीक है। तो ये कंपटीशन बढ़ने की वजह से और अट्रैक्ट करने के लिए टेंशन, इसलिए जो है नई एड्स बना देते हैं। ये है। इसके बाद है इंक्रीज इन लीगल रेगुलेशन। ये देखें अगर हम तो एड्स के अंदर एड्स को रेगुलेट करने के लिए लीगल रेगुलेशंस जो हैं वो बनी तो पहले भी हुई है, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव या एड्स के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाना या कैसी ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ें बताने के लिए लीगल रेगुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। तो कौन से लॉज बने हुए? एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट है, कोड ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन है। ये सभी एक्ट्स बने हुए हैं जो रेगुलराइज करने के लिए एड्स को। तो ये ट्रेंड्स हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एज अ प्रमोशनल टूल, कि हमने एडवर्टाइजिंग को एज प्रमोशनल टूल देखा, तो क्या स्ट्रेंथ है एडवर्टाइजिंग की और क्या वीकनेस है इसकी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। स्ट्रेंथ्स क्या है कि मास कम्युनिकेशन हो जाता है, बहुत अच्छा टूल है मास कम्युनिकेशन का, क्विक कम्युनिकेशन हो जाता है इससे, और प्रोस्पेक्ट जो है जिन तक पहुँचना है, जो सेल्समैन नहीं जिन तक पहुँच पाता उन तक भी ऐड पहुँच जाती है। इसके अलावा सफिशिएंट नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड कर सकते हैं हम एड्स के ज़रिए। नया प्रोडक्ट अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वहाँ पर बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कंज्यूमर का जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, जो ख़रीदने के लिए अभी रेडी हो रहा है पर्सन, उसको उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है ऐड। ब्रांड इमेज और ब्रांड इक्विटी को प्रमोट करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वीकनेसेस क्या है इसकी? पहली वीकनेस ये है कि वन वे कम्युनिकेशन है, आप ऐड में सिर्फ अपनी बात बताते हो, आप फीडबैक नहीं लेते। तो इसलिए क्या है कि जो क्वेरीज अगर कोई दिमाग में आए हमारे ऐड देखकर, तो हम किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन है। दूसरा है लेस क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, की एड्स आती हैं बहुत सारी एड्स, क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट के बारे में आ रही होती हैं अलग अलग ब्रांड्स की, तो यहाँ पर वो क्रेडिट वर्दीनेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है, एक ट्रस्ट कंज्यूमर का नहीं बन पाता। यह इसके बाद है नीड्स रिपीटेशन की ज़रूरत होती है, बार बार याद दिलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी ऐड कर रहे हैं, मार्केट शेयर सेम है, तो इसलिए उसी में से आपका हिस्सा है। अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा कर ले, दूसरा जो है वो शेयर को कैप्चर कर लेगा, इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे कि पर्सनल सेलिंग है, अगर आपको लग रहा है कि ये कस्टमर को तो ये वाली चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो वो आप नहीं बोलोगे वहाँ पर। लेकिन एडवर्टीज़मेंट में तो आपको पता ही नहीं है कि कौन कैसा कस्टमर है, तो हम क्या करेंगे, सीधा अपनी बात बता देंगे। हो सकता है कुछ लोगों की फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाए इससे। यह है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एडवर्टीज़मेंट, जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो लास्ट स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वहाँ पर भी लेटर स्टेज में भी ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। अनब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, और अगर टारगेट ऑडियंस आपका बहुत छोटा हो तो वहाँ पर भी जो है ऐड का यूज़ करने का फ़ायदा नहीं आपको। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रमोशन मिक्स एंड एडवर्टाइजिंग, ये चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।